भट्ट खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब जनपद में ही एक ऐसा ट्रामा सेंटर खुला है जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जहां सभी को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के रोगों का उपचार हो सकेगा। आपको बता दें कि अस्पताल शहर के मऊ रोड पर जयरामपुर में मुख्य रोड पर स्थित है और अस्पताल तो वैसे काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन आज अस्पताल का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर सुभाष सिंह के पिता के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही पूर्व सांसद संतोष सिंह भी उपस्थित थे। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह व उनकी पत्नी डॉक्टर शिप्रा सिंह ने आगंतुक सम्मानित जनों का स्वागत किया। सुनाते हैं कि अस्पताल के बारे में डॉक्टर सुभाष सिंह व उनकी पत्नी डॉक्टर शिप्रा सिंह ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो ग्लोबल परिवार की तरफ से सारे आजमगढ़ वासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी हैं। सबसे पहले तो जहाँ तक आजमगढ़ के इस हॉस्पिटल का सवाल है, जो मेरी अभी तक नॉलेज है, आजमगढ़ में ये सबसे पूर्ण हॉस्पिटल है इस समय, क्योंकि अब हमारे साथ जो है सारी ब्रांचेस आ चुकी हैं। हमारे मेडिसिन में डॉक्टर निखिलेश चतुर्वेदी हैं, इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर शिप्रा खुद गायनकोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा मैं खुद प्लास्टिक सर्जन, अब एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर धीरज पाटिल भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ, और डॉक्टर आशीष वर्मा यूरो सर्जन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके अलावा ईएनटी, ऑफ्था, डेंटल, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, पीडिया डिपार्टमेंट डॉक्टर अली हसन हम लोग के साथ हैं। तो इस तरह से एक मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, आर्थो, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी और सारी फैसिलिटी एक तरह से यहाँ पे एक छत के नीचे आपको आजमगढ़ वासियों को मिल पाएगी। और इसके लिए आजमगढ़ वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसमें हमें सहयोग किया उन्होंने, और पुराने ग्लोबल के बाद हम इस नए ग्लोबल की ओर शुरुआत किए हैं। और जो भी हो सकता है हम इस पूरे समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, और जो भी हो सकता है एक सस्ते और सुलभ रूप से, सुचारू रूप से हॉस्पिटल को चलाने की कोशिश करेंगे, जिससे सभी जनपदवासियों के सहयोग की भी आकांक्षा है। आज मेरे पिताजी द्वारा, जो मेरा दिली पूजनीय हैं, उनके उद्घाटन द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी इस फैसिलिटी को हम और इम्प्रूव करके बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ नए इक्विपमेंट भी इस हॉस्पिटल में ऐसे हैं, जैसे पुराने पद्धति पर लोग इलाज कर रहे हैं, तो कुछ नया? डेफिनेटली यहाँ न्यूरो सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, तो हम हर तरह से, जैसे मैं नए में हेयर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर रहा हूँ। न्यूरो सर्जन हैं तो न्यूरो सर्जरी की सारे जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे होंगे। यूरो सर्जरी से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट के हॉस्पिटल हैं वो है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो भी है, डॉक्टर शिप्रा यहाँ पे अपना इलाज कर रही हैं। गायनी में भी जो भी हाईएस्ट टेक्निक है वो होगा। भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि आईवीएफ वगैरह सेंटर को इसको डेवलप किया जाए और एडवांस किया जाए, और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बता ही दिया कि क्या क्या सुविधाएं हैं, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि डायलिसिस यूनिट भी हमारे यहाँ खुल गई है, तो जो भी किडनी की गंभीर समस्याएं हैं वो उसका भी उपचारण होगा यहाँ पर। और पैथोलॉजी भी हमारे यहाँ है। एक्सरे की सुविधा भी हमारे यहाँ आईपीडी में ही है। तो एक ही छत के नीचे डायलिसिस, पैथोलॉजी और एक्सरे की सारी सुविधाएँ हैं। और तो सब। थाना क्षेत्र के सेनपुर बाजार में चोरों ने नकब लगाकर हाथ साफ किया है और जांच में पुलिस अब जुट गई है। यह खबर अतरौलिया से है, जहां आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के सेनपुर निवासी सुभाष विश्वकर्मा पुत्र मुरली विश्वकर्मा की सेनपुर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। आज सुबह जब सुभाष विश्वकर्मा अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रात में ही चोरों ने उनकी दुकान में नकब लगाकर सामान गायब कर दिया है। इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुभाष से प्रार्थना पत्र लिया और जांच में जुट गई है। इस मामले को लेकर जब सुभाष विश्वकर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी दुकान से 10 कीपैड मोबाइल, 3 स्मार्टफोन, एक लैपटॉप, कुछ एसडी कार्ड्स, बैटरी आदि स्पेयर पार्ट्स गायब हैं। साथ ही जब यह पूछा गया कि उनको किसी पर शक है तो उन्होंने कहा कि मेरी दुकान में मोबाइल के कुछ खाली डिब्बे रखे हुए थे जिसे हाथ भी नहीं लगाया गया। ऐसे में इस तरह की घटना का शक कुछ स्थानीय लोगों पर है। इस घटना में हुए नुकसान के बारे में पूछने पर पता चला कि लगभग 40,000 का सामान उनके दुकान से गायब हुआ है। इस मौके पर क्या कुछ कहा सुभाष विश्वकर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। हम लोग सुबह दुकान खोले हैं तो देखे हैं कि दुकान का सारा सामान गायब है। तो अंदर जाके देख रहे हैं तो पीछे नकब लगी है, और नकब लगा के पूरा दुकान का सारा सामान, मोबाइल वगैरह जो हमारा स्पेयर पार्ट था, एक लैपटॉप था, सब गायब यहाँ से कर दिया गया। तो आपने इसकी सूचना थाने पर दी है? हाँ, सूचना 112 पे हमने कॉल किया तो 112 से फिर आए। इसके बाद थाना अध्यक्ष भी आए थे और रिपोर्ट वगैरह FIR दर्ज करके ले गए सब। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन क्या देंगे, आश्वासन यही दिए कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई देखिए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, कैसा करता है, तो आप लोग जानते ही हैं। कितना आपका लगभग नुकसान हुआ होगा? क्या क्या गायब हुआ है? नुकसान हमारा लगभग 8-10 मोबाइल सेट थे और 3 स्मार्टफोन थे, बाकी 10 कीपैड फ़ोन था
और लैपटॉप थे, बाकी मेमोरी हमारा, चार्जर, बैटरी और स्पेयर पार्ट वगैरह थे, लगभग 30-40 हज़ार का नुकसान हुआ है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि कुछ डब्बे वगैरह आपने रखा था, उसको किसी ने टच नहीं किया, तो आपको किसी के ऊपर शंका है ऐसा कुछ? अब होगा तो कोई जानकारी कि जो है के बारे में पूरा टोटल जानकारी, उसको कहाँ सामान कैसा क्या रखा गया है, आने जाने के बारे में बाकी सारी डिटेल उसको जानकारी मालूम होगी, तभी तो ऐसा कर पाएगा। और ये सीरियल से आप देख लीजिए, यहाँ से जो खाली सेट के डब्बे थे सब टोटल ऐसे लगे हुए हैं, बाकी जिसमें भी हम फ़ोन वगैरह रखे थे सब पूरा टोटल गए हैं यहाँ से। तो आपको किसी के ऊपर शक या ऐसा कुछ है? नहीं भैया, ऐसा शक तो हम कर नहीं सकते फिलहाल, लेकिन जो भी है जानकारी है और आसपास का ही आदमी बंदा है जो भी। जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता व नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज महाराजपुर दलित बस्ती में कोरोना जन जागरण अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत लोगों से जनसंपर्क भी किया गया। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह भाजपा नेता व नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह दलित बस्ती में कोरोना जन जागरण अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के बीच मास्क का वितरण भी समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। बताते चले कि इस अभियान में नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, मुकेश गिरी, अभि यादव, सोनू यादव व प्रिंस सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलरामपुर जनपद के थाना ललिया अंतर्गत रतोही गांव के पास एक युवक रिंकू तिवारी की धारदार हथियार से हत्या कर शव फेंक दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के खून से लथपथ शरीर पर कई जगह गहरे जख्म मौजूद हैं, जिससे साफ पता चलता है कि हत्यारों ने कितनी निर्ममता पूर्वक युवक की हत्या की है। इस खबर से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम एवं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। युवक की हत्या क्यों और किसने किया, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। बहरहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी के साथ साथ हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए भी प्रयास तेज कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि जल्द ही हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। आज थाना ललिया के ग्राम रतोही में एक युवक की प्रातःकाल हत्या कर दी गई है, जिसका नाम रिंकू तिवारी है। इसमें सभी पहलुओं को छानबीन की जा रही है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही हम घटना का अनावरण कर लेंगे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना महामारी के बीच भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि वैक्सीन भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। उन्होंने लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की सलाह दी। साथ ही कहा कि कोरोना टीकाकरण की शुरुआत का मतलब यह नहीं कि हम एहतियात बरतना छोड़ दें, हमें मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करते रहना है। दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र याद रखें। उन्होंने कहा कि आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए एक नए उत्साह और उमंग का दिन है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का एक महत्वपूर्ण संबोधन सुनने का अवसर समस्त देशवासियों को प्राप्त हुआ है। अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनवाते हैं। मित्रों, आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए एक नए उत्साह और उमंग का दिन है। अभी कुछ देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण संबोधन सुनने का अवसर पूरे देशवासियों को प्राप्त हुआ है और खास तौर पर पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। मैं इन सभी चरणों में अलग अलग स्थानों पर गया था। आज ये लखनऊ का प्रतिष्ठित बलरामपुर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कुल 102
हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाना है और वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो वह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पे भी उन सभी हेल्थ वर्कर्स को मिलके आया हूँ, जिसमें हमारे डीजी हेल्थ भी हैं और डीजी फैमिली वेलफेयर भी हैं, उन्होंने भी लगाया है। कई हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगाया है, स्टाफ नर्स हैं उन्होंने वैक्सीन अभी लिया है और आधे घंटे से बैठ करके वे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत सफलतम वैक्सीन है, सस्ती वैक्सीन है, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है। मेड इन इंडिया की इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजय की ओर अग्रसर करने का भी एक महत्वपूर्ण अभियान है। मैं इस अवसर पर उन सभी को जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, आज जब वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है पूरे देश के अंदर एक साथ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स को इसके साथ जोड़ा गया है। ये जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी इसका लेना है। इसके बाद कम से कम 12 से 15 दिन का इंतजार करके, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा, सावधानी तब भी बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये महत्वपूर्ण होगा और उसका पालन करते हुए निश्चित ही ये वैक्सीन कोरोना चेन के संक्रमण को तोड़ने में और कोरोना से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर अग्रसर करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं अपने सभी हेल्थ वर्कर्स को सेकेंड फेज में यह वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, सुरक्षा के जुड़े हुए जवान, राजस्व से जुड़े हुए, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे, उन सभी को, सफाई कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। और इसके बाद तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के नागरिकों को और 50 साल से नीचे के उम्र के उन लोगों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, उन्हें इसके लिए लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मेरा विश्वास है कि
हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार करके दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के अभियान के साथ एक सकारात्मक भूमिका के साथ जुड़ेगा। टीकाकरण अभियान की पूरी सफलता के लिए जिस प्रकार की रणनीति अपनाई गई है, अब उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की सकारात्मक भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उस सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जी। देखिए, जब बारी आएगी तभी हर व्यक्ति अपनी वैक्सीन के लिए जाएगा। इससे पहले कोई भी अनावश्यक रूप से टीकाकरण का प्रयास नहीं करेगा। जब जिसकी बारी आएगी उसके लिए क्रम तय कर दिया गया है और उसी क्रम से हर व्यक्ति अपना वैक्सीन लगाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना चेन के संक्रमण को रोकना है, उसको तोड़ना है, और इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार ने एक उसके लिए गाइडलाइन तय की है। उस गाइडलाइन का पालन हर एक व्यक्ति को करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने आज उच्च न्यायालय में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से एक याचिका दाखिल की है, जिस याचिका में उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों की कमेटी गठित की थी, जिसमें किसानों के खिलाफ कानून को देखते हुए और किसान हित में और किसान जिस तरह से आंदोलनरत है उनके हालात को देखते हुए पंजाब व हरियाणा के किसानों के हित में किसान नेता मान सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब कमेटी में सिर्फ 3 सदस्य रह गए हैं। अब उन 3 सदस्यों का हाल यह है कि वह कहीं ना कहीं किसान बिल के समर्थन में है और सरकार के साथ है, और उनका राजनीतिक दल से संबंध होने के नाते उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में मांग किया है कि कमेटी में जो लोग भी हों वह निष्पक्ष हों, चाहे उसमें कोई न्याय विभाग का पूर्व अधिकारी हो, मृतकों के परिवार के लोग हों, आंदोलनरत किसान नेता व सम्मानित लोग भी कमेटी में शामिल हो सकते हैं, जिससे जो किसानों को घाव लगा है उस पर मरहम लगाया जा सके और इसका समाधान भी निकल सके। उन्होंने कहा कि हमारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। साथ ही उन्होंने भी कहा कि गणतंत्र दिवस पर लोगों द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान कानून तोड़ेंगे, लेकिन किसान भाई ऐसा नहीं करेंगे और वह कानून का पूरी तरह पालन करेंगे। आइए सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैंने इस बाबत एक याचिका दाखिल की है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो किसान कानूनों के संबंध में कमेटी गठित की थी 4 सदस्यों की, उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य मान साहब ने अपनी स्थिति को देखते हुए, किसानों के कानून को देखते हुए, किसानों के खिलाफ जो कानून है उसको देखते हुए और जो किसानों की हालात है, किसान जिस तरह से आंदोलनरत हैं, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के हित में, पंजाब के हित में अपनी इसमें जो सदस्यता थी, जो बनाया गया था, उन्हें नॉमिनेट किया गया था, उसको वापस ले लिया है। अब कमेटी में 3 सदस्य रह गए। 3 सदस्यों का हाल भी वही है, क्योंकि तीनों सदस्य, इनमें से एक सदस्य पहले ही आर्टिकल द हिंदू और अखबार में लिख चुके हैं किसान के जो तीनों कानून हैं उनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में। दूसरे सदस्य हैं वो भी आर्टिकल लिख चुके हैं और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं और कृषि कानूनों को ना वापस करने और कृषि कानूनों की तारीफ कर चुके हैं। तीसरे सदस्य भी इसी तरह के बयान, स्टेटमेंट, लेटर दे चुके हैं भारत सरकार को, जिसमें साफ तौर पर जा रहे वो बाइस्ड हैं, पूरी तरह से बाइस्ड हैं। कुछ राजनीतिक बातें भी आई हैं कि राजनीतिक दल से संबंध होने के कारण भी निष्पक्षता कहीं ना कहीं डाउटफुल हो गई। ऐसी स्थिति में हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये आशय की है, मांग की है कि बिना राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ना हो, निष्पक्ष हो, बिल्कुल पूरी तरह से इम्पार्शल हो, न्यूट्रल हो, ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ऐसे सम्मानित और व्यक्ति हो सकते हैं जो भारतीय किसान संगठन ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो आंदोलनरत हैं, बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष हो सकते हैं, मृतकों के परिवार वालों में हो सकते हैं, जिससे उनके भी जो घाव बने हुए उन पर मरहम लग सके। इस तरह से एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो सच्चाई में समाधान कर सके, जैसा कि समाधान इच्छा मानी सर्वोच्च न्यायालय ने भी जताई और देश भी समाधान चाहता है। बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत कोहरे की रातें बीत चुकी हैं, 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं। इस आशय की एप्लीकेशन हमने, पिटीशन जो है अपनी मूव की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। और दूसरी बात, जो यूनियन ऑफ इंडिया ने थ्रू दिल्ली पुलिस एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड पर
ट्रैक्टर रैली किसान करेंगे। देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी का है, पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हमारा उत्सव है, महोत्सव है। इसे हम सभी देशवासी बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, पूरे दिल से, दिमाग से, जुबान से पूरी तरह से मनाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी बात कानूनी बाध्यताएं वाली बात है। नई दिल्ली परिक्षेत्र, जिस क्षेत्र में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की यात्रा, बीटिंग रिट्रीट, तैयारियां, रिहर्सल जो भी होने हैं 3 दिन 4 दिन, उन सब में धारा 144 पहले से ही लगी हुई है। और धारा 144 सीआरपीसी साफ तौर पर कहती 5 से 7-8 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ये कानून है, लॉ है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में और मांग करना और एप्लीकेशन लगाना, ये पूरी तरह से कोर्ट का टाइम खराब करना है, भ्रमित करना है भारत सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा। जब धारा 144 लगी और उसके बड़े बड़े बोर्ड हर तरफ नई दिल्ली परिक्षेत्र में जब भी आप घुसेंगे तो उसमें ये बोर्ड लगे हुए हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि धारा 144 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। हमारे क्लाइंट जो किसान संगठन है भारतीय किसान लोक शक्ति, लेकिन कानून तोड़ने में बिल्कुल कभी विश्वास नहीं करते। ये इस बात से सरकार को, पुलिस को आश्वस्त रहना चाहिए। जनता में पुलिस को लेकर किस तरह की चर्चा बनी रहती है, कभी उनकी अच्छाइयों की तो कभी उनकी बुराइयों को। महराजगंज जनपद पुलिस ने आज एक ऐसा मिसाल पेश किया है कि जगह जगह उनकी कार्यशैली की प्रशंसा हो रही है। मामला जनपद में तैनात यातायात प्रभारी विनोद यादव का है। अभी पिछले दिन रात को 9 बजे गश्त के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ कड़ाके की ठंड में घूम रहे मासूम को यातायात प्रभारी विनोद कुमार ने अपनी गाड़ी में बैठाकर सदर कोतवाली में लाकर उसको गर्म कपड़े व खाने पीने का व्यवस्था भी कराया। अभी इसका जगह जगह चर्चा चली रहा था कि आज सुबह जिला मुख्यालय स्थित बैकुंठपुर आवास में रहने वाली एक महिला अमरीन ने सूचना दी कि उसकी नाबालिग लड़की कहीं घर से गायब हो गई है। यातायात प्रभारी ने इसकी तत्काल सूचना कोतवाली सदर में देकर मामले को लेकर सतर्क हो गए और अपनी टीम को जनपद की कई जगहों पर लगा दिया है। जनपद के घुगली रेलवे स्टेशन पर उक्त लड़की को बरामद कर लिया गया है। उक्त लड़की को कोतवाली में लाकर उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। उक्त यातायात प्रभारी की कार्यशैली से नगर में हर जगह प्रशंसा किया जा रहा है। क्या हुआ था? 5 बजे हमारी लड़की चली गई थी अपने आप बिना कुछ कहे सुने। मैं सर के पास आई, सर के पास कहने लगी, सारा बात बयान किया। सर हमारे मदद किए, वो गाड़ी तक हमको छुड़वाए, वहाँ घुगली मिली जाके, और वहीं से हम लेके आए। फिर हमारा यहाँ तक भी मदद किए सर, यहाँ से हमको किसी तरह से छुटकारा भी दिलवाया। यहाँ भी अब सही सलामत हम अपने बच्ची को लेकर जा रहे हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधायक का 18 जनवरी 2021 को 2 बजे जनपद आजमगढ़ में आगमन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जनपद के मिर्जापुर ब्लॉक की न्याय पंचायत पिलडरा के ग्राम सेरवा में ब्लॉक अध्यक्ष रविशंकर पांडे द्वारा आयोजित संगठन सृजन की बैठक में भाग लेंगे। जनपद में जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में संगठन सृजन अभियान के माध्यम से न्याय पंचायतों के गठन का कार्य तीव्र गति से चलाया जा रहा है। अब तक 107 न्याय पंचायतों के गठन का कार्य पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मणिन्द्रनाथ मिश्रा ने 3 जनवरी 2021 से जनपद में रुके हुए हैं। लगातार न्याय पंचायतों की बैठक में शामिल हो रहे हैं और संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र ही कांग्रेस का संगठन प्रत्येक गांव में होगा। आज जिले के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अब कोरोना पर हमारी जीत होगी। टीकाकरण का कार्यक्रम आज चालू हो गया है। आज 4 केंद्रों पर 400 लोगों का टीका किया जाएगा, जिसका विधिवत शुभारंभ जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया। प्रत्येक केंद्र पर रोजाना 100 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। जिला अस्पताल के वैक्सीन भवन के ILR ने वैक्सीन टीका सुरक्षित रखा गया है। प्रथम चरण में 16,089 लोगों पंजीकृत हैं, जिनके लिए 19,320 डोज वैक्सीन मिली है। आजमगढ़ के महिला अस्पताल में टेलीविजन पर प्रधानमंत्री द्वारा चरणबद्ध कोरोना टीकाकरण के संबंध में दिए जा रहे संबोधन को देखा गया। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा। आज आजमगढ़ में 4 जगह पे शुरुआत हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन आज से दी जाएगी, जिसमें जिला महिला अस्पताल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिलेरेगंज और लालगंज 4 जगह पे टीकाकरण हो रहा है। प्रथम चरण में हमें 19,320 वैक्सीन के मिली है लोगों को लगाने के लिए, और इसका जो आज पहला दिन आज है, इसका दूसरा डोज जो लगना है वो 15 फरवरी को लगना है। तो उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पे सभी डॉक्टर्स पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। सर, पब्लिक के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे, इसलिए कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, जो भी भारत सरकार ने वैक्सीन दी है पूरी तरह ट्राई टेस्टेड सेफ है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी अफवाह जो फैला रहा है वो गलत तरीके से फैला रहा है।
उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें और जो सरकार ने बनाई है, वैक्सीन बनाई है, उसमें पूरा भरोसा रखें। किसी तरह का कोई इसमें समस्या नहीं है। और आज उसको पहला चरण जो हो रहा है, हमारे सभी जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ है सरकारी जो है, उन पे आज पहली डोज वैक्सीन की दी जाएगी। तो सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभी तक इसमें आई नहीं है वैक्सीन में, और सबको पूरा विश्वास है कि नहीं आएगा। सर, रखरखाव को लेकर और कब तक आएगा और भी वैक्सीन आने की? देखिए, जनपद में एक वैक्सीन का स्टोर बनाया गया है, जिसमें कि पूरा जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ की गई है। और साथ में सभी PSC 21 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, सब जगह पे ऑलरेडी वहाँ पे फ्रीजिंग की मतलब पूरे टेम्परेचर की व्यवस्था की गई है। तो व्यवस्था पूरी है वैक्सीन के स्टोरेज की, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उसको पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और बिजली भी वहाँ पे पर्याप्त है, और बिजली के साथ साथ जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसी भी तरह से कोल्ड चेन में दिक्कत ना आए। सर, लगातार अभियान चलाया जाएगा, इसका कैसे क्या होगा? देखिए, सरकार इसमें क्योंकि पूरा सेंट्रली मॉनिटर्ड है, जो डेट जो आएंगी उस डेट के हिसाब से वैक्सीनेशन किया जाएगा। सर, कितने लोगों को लगना है? जो बाकी है उनको कब लगेगा? अभी आज शाम को बाकी क्लियर होगा। आज पहला दिन है, आज 4 जगह पे लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो आज आजमगढ़ जनपद में 4 जगहों पे 4 सेशन पर लगेगा। राजकीय महिला चिकित्सालय, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर, CSC बिलरियागंज और CSC लालगंज, इन 4 जगहों को चुना गया है। प्रत्येक जगह पे 100 लोगों का लगेगा, 100 लोगों को टीका लगेगा। हमारे जनपद में कोविशील्ड वैक्सीन के 19,320 डोज आ गई है। आज हम ये 400 लोगों का टीकाकरण करने जा रहे हैं, और जो कार्ड हमको देंगे इनको, उस पर इनको सेकेंड डोज 15 फरवरी को लगेगा, 15 फरवरी 2021 को लगेगा। अगले चरण के लिए अब इसके बाद 16 के बाद कब टीकाकरण होगा, इसकी सूचना जैसा भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मिलेगी, उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। सर, पहले हम लोगों को जानकारी दी गई कि 21 केंद्रों पर होगा। हम लोगों की पूरी तैयारी थी, 21 केंद्रों के लिए 2100 लोगों की वैक्सीन भी आ गई थी, लेकिन फिर शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये सेशन साइट कुछ कम किए गए। उसी के क्रम में आजमगढ़ में 4 जगहों को चुना गया है। सर, आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या इंतजाम? हमारे यहाँ जो हमारी AFI कमेटी है, टीम है, वो हर जगह अलर्ट है। महिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में और हर जगह हमारे मेडिकल अफसर और डॉक्टर और एम्बुलेंस खड़ी है। अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं सर, तो उसके लिए कैसे मरीज मिलेगा, क्या होगा? उसके लिए कोई नंबर जारी किया गया? वो सब नंबर जारी है। चूँकि अभी पहली बार में स्वास्थ्य कर्मियों का ही लगाया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं आनी। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सिवली गांव में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी जनाब फातिमा जहरा की शहादत के मौके पर इमाम बारगाह सानिया ज़हरा में मजलिस संपन्न हुई, जिसमें मौलाना वसी हसन खान खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम की पहले दहशतगर्दी मदीने से शुरू हुई। रसूल की मृत्यु के बाद इकलौती बेटी जनाब फातिमा जहरा के घर में आग लगा दी गई। जलता हुआ दरवाज़ा फातिमा जहरा के पहलू पर गिरा। यह अत्याचार उनके मानने वाले मुसलमानों ने किया। उन्होंने एकता पर बल देते हुए कहा कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के भाई हैं और आपस में प्रेम बांटते हैं। यह अलग बात है कि कुछ सियासी पार्टियां एक दूसरे को लड़ाने में लगी हैं, लेकिन जनता में आज भी प्रेम की भावना जागृत। मुल्क से मोहब्बत सबसे बड़ा देश प्रेम है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंजुमन सिपाही मेहदी क्षेत्र के जनता ने सहयोग किया। कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद रसी, समीम हैदर, जो जुल्फिकार हैदर, अंजुमन सिपाही मेहदी के सदर फैजी कायम, रजा साहिब आदि ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संचालन सागर आजमी, अध्यक्षता फजल अब्बास ने किया। और मेरा बाप रसूलुल्लाह है और सारे नबियों के सरदार हैं। वअन्नबअली सय्यदुल औसिया, और मेरा शौहर सारे बस्तियों का सरदार है। कल इन्होंने कहा कि साहब जो है वो कोई कह रहा था कहाँ ये लिखा है, तो हमने कहा भैया किताब तो हम लिए थे, अभी याद और ले जाते इसे करते। अगर वो साहब तशरीफ फरमा है तो बिहार में जेल नंबर 33 पेज नंबर 3 अगर नंबर दिया हो तो इनको हमने कल दिखला दिया था कि ये लिखा, और रुकने नहीं था, आगे भी था और सोचा था, लेकिन वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि साहब इन औरतों को जनाब फातिमा से बुलवाने की क्या जरूरत है। ये बात कल आई थी दरमियान,
हमने क्या किया कि इसलिए अगर आज हम नहीं बोलवाते हैं तो कल तुम लोग फंस जाओगे। क्या इसलिए कि इनके बारे में पैगंबर की हदीस आने वाली है, लौला अलीयुन लमा कान कुफ्वन लफातिमा, अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ्र न होता। अब अगर आज फातिमा नहीं बोलती है तो कल को एतराज करने वाला ये एतराज कर सकता है कि साहब कैसा कुफ्र, अली तो पैदा होते ही बोल रहे हैं, तिलावत कर फातिमा का बोले। एक बात कर उसी को आप आगे बढ़ाते हैं, वाकई इस हदीस का मतलब क्या है? कुफ्र के माना क्या है? हर आदमी अपने अपने एतबार से कुफ्र, कहीं होता है कुफ्र का मतलब नजीबुत तरफ़ैन होगा। क्या होता है? नजीबुत तरफ़ैन होगा कि साहब ये भी सैयद है तो इनको भी सैयद होना चाहिए, कहीं ये होता है। हमारे इलाके में जाइए तो हम लोग